बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया है कि पीटीआई पर पाबंदी भी नहीं लगानी चाहिए, ये वक्त दुरुस्त नहीं है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी मुखालफत की है। दूसरी जानिब अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि ये सियासी जमात नहीं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। करें। देखें, जो जापानीज मार्शल आर्ट्स हैं जी, उनमें एक ख़ास बड़ा एक इंटरेस्टिंग उनका गेम है जिसको वो कहते हैं जुजुत्सु। अच्छा, जुजुत्सु एक कई सदियों पुराना उनका, जैसे जूडो कराटे इस तरह से उनका एक पुराना मार्शल आर्ट्स का एक खेल है। उसमें ये होता है कि जब वो लड़ते हैं मुख्तलिफ खिलाड़ी, तो वो उसमें एक एक रिफ्लेक्स, सांस के कैसे लेना है, किस वक्त जो है वो। अच्छा, जू का मतलब है सॉफ्ट, नरम। अच्छा, सॉफ्ट आर्ट इसको इसलिए कहते हैं, जेंटल। अच्छा, जुत्सो का मतलब है टेक्निक और जियो का मतलब है सॉफ्ट, तो जुजुत्सु का नाम वहाँ से निकला। उसमें होता है कि इसको सामने मद्दे मुकाबिल के ख़िलाफ़ कैसे लड़ना है, कैसे उसकी सांस, उसकी मूवमेंट्स, उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी वीकनेसेस, और उसमें जो बेसिक उसकी जो फ़िलॉसफी है उस पूरे मार्शल आर्ट्स की, वो ये है कि एक कमज़ोर शख्स अगर वो मार्शल आर्ट्स को जीत जाए और सामने बहुत ताकतवर कोई पहलवान हो मद्दे मुकाबिल, तो फिर उसको प्रोलॉन्ग कैसे करना है, उसको कैसे खींचना है, उसको कैसे खींचना है। अच्छा, इसके लिए और बहुत सारी टर्म्स हैं, इसको वॉर जंगों में भी हम देखते हैं और बाकी जगहों पे भी। अगर हम मोहम्मद अली जो बॉक्सर, लेजेंडरी मोहम्मद अली, उनको देखें तो वो ये होता था कि अपने मद्दे मुकाबिल को वो ज़ख्मी होते जाते थे और वो कहते कैच मी इफ़ यू कैन, और सामने उसका जो बंदा है, सामने मद्दे मुकाबिल, वो मारता जाता था, लड़ता जाता था। और मोहम्मद अली जो है वो तमाम जो रिंग था उसमें वो उनका ख़ास, वो कहते रक्स करते थे। रक्स करते सामने वाला झुंझला के घूंसे मारता था, तो ये होता था, वो होता था, और फिर वो एग्जॉस्ट हो जाता था, थक जाता था। और फिर मोहम्मद अली के लिए जो है वो उनका जो स्टाइल था वो यही था कि, और लोग वो अपने आप को बचाते थे एक ख़ास अंदाज में ऐसे। और हर एक को जिसने वो बॉक्सिंग देखी, वो यूनिक स्टाइल मोहम्मद अली का। और फिर वो जो जब थक जाता था, 2-4 घूंसे मार के वो मोहम्मद अली के लिए नॉकआउट। ये जो टेक्निक है ये खेलों में, ये टेक्निक जो है ये जंगों में, और ये जो टेक्निक है ये हर जगह, यानी आप बिज़नेस भी कर रहे हों, आप अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। अब इशू ये है कि खान साहब की जो हुकूमत है, अगर हम 10 अप्रैल 2022 से उसे काउंट करना शुरू करें, 10 अप्रैल 2022 जब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उनकी हुकूमत हुई, तो हम आ जाएं ये 29 नवंबर 2024 तक। इस तमाम, मैं लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल करता था, मेरी जो वो कहते हैं ना नीश, या जो वो एक आपकी नीश होती है, तो मेरी वो जो नीश है वो इंटरनेशनल अफेयर्स और उसके साथ टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़, मगर वो नीश मेरी एक डेवलप हो चुकी है पिछले कई सालों में, और वो एक अलग दुनिया है जिसमें मैं काम ऑपरेट करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करके रीजनल इश्यूज़ पे फिर चला जाता हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर उस दिन से हम काउंट करें
पाकिस्तान को, यानी आप इस तरह समझ लें कि मैं पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान का तबसरा कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे रियासतें हैं, बाकी मुल्क हैं, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अब बाहर से देखें तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा, जी। ठीक है। एक तो दूसरे सियारे पे जाएं, अब दुनिया को देखें तो दुनिया में वैसे ही जान है, और फिर उसमें आपको एक जगह अजीब सा एक नज़र आएगा कि भाई ये इस गोले पे क्या हो रहा है, ठीक है। किसी दूसरे गोले पे जाके देखें तो 967 डेज हो गए हैं, 2 साल 7 माह से ज़्यादा, 967 डेज। और 967 डेज के बाद ये सूरत हाल है कि ना कोई बयानिया है, आप हजार तनकीद इमरान खान पे और तहरीक इंसाफ पे तनकीद आप जितनी मर्जी करें, मदे मुकाबले ना कोई बयानी है। अब सख्ती करेंगे, अब और सख्ती करेंगे, अब और सख्ती करेंगे, करते चले। इससे क्या होगा, इससे क्या मुल्क की मईशत ठीक होगी? भाई मैं तो कह रहा हूँ ना करें, जो आप हमेशा ही बात होती है, अब इसे कह रहे करें, मैं कहता हूँ करें, मैं तो हमेशा ही जवाब देता हूँ। इकॉनमी आपकी जो है वो सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट, शहादतें, फॉरेन पॉलिसी, कौन सा मामला इस अरेंजमेंट से, ये जो अरेंजमेंट है, जो मैं हुकूमत नहीं कहता, अरेंजमेंट कह रहा हूँ, उसकी वजूहात हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ, क्योंकि मुख्तलिफ देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि गवर्नर रूल नहीं लगेगा, मुस्लिम नून कह रही है ये लगेगा, तो ये अरेंजमेंट है ना। अब इसमें जो है वो कोई बयान ही नहीं बन सका। फितना, इंतशार, फितना कह दें, इंतशार कह दें, इससे भी बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, गद्दार, दार इस्लाम से खारिज कर दें, कुछ भी कर दें, बयान ही नहीं बन पा रहा। अच्छा, तमाम लीडर्स को आप हटा दें, आप बैरिस्टर गौहर की जगह आप जो है वो बराक हुसैन ओबामा को ले आए, या डोनाल्ड ट्रंप को ले आए, या बाइडेन को ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब को देखता है। दरमियान में कुछ भी हो, आप 50 ग्रुप बना लें, बाज़ जमातें बड़ा यूनिक किस्म का स्ट्रक्चर लाती हैं, वो ए का फार्मूला बी पे अप्लाई नहीं होता, बी का सी पे नहीं होता। और आप ये देख लें ना कि ये जो है, ये क्या मुस्लिम लीग नून में अब जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ है, चाहे आप उनकी जगह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएं, चाहे नवाज शरीफ साहब को पीछे आप खामोश हो जाएं, पीछे हट जाएं, ना बात करें, कुछ ना करें, लेकिन ये है कि नवाज शरीफ, बहरहाल नवाज शरीफ, आज नवाज शरीफ कहें कि नहीं ऐसे नहीं होना, तो वैसे ही जो नवाज शरीफ के आगे फिर वो, क्योंकि वो आप उनको सदारत से हटा दें, आप कुछ कर दें, नायल कर दें, जैसे कि पार्टियों। लेकिन ये मामला खिंच गया है, जो मैंने कहा ना, अगर हम मार्शल आर्ट्स के जो सदियों पुराने असूल हैं, या जो आज के भी तो ये खींची है ना जंग तालिबान ने, जब आप खींचता है ना कोई फरीक, उसे खींचने में काम हो जाता है, और मुकाबले में ताकत होती है, कुव्वत, बयानी है, चीज़ें सारी, तो खुद ब खुद कमज़ोर फरीक जो होता है ना, वो डिक्लेयर हो जाता है विनर। मुसल्लम असूल हैं ये तारीख के। अब सारा कुछ इस अरेंजमेंट ने, उससे पहले पीडीएम, फिर पीडीएम 1, फिर केयर टेकर 2, फिर वो पता नहीं खुदा जाने क्या, जो मर्जी, अब ये वो सब। अब ये जैसे जो वाकया हुआ, जो भी ये 26 तारीख को हुआ है, 26, 27, 24, 25, 26 जो भी तारीखें थी, उसका कमेटियां बना लें, कमेटियों की आप रिपोर्टें ले आएँ, एक बयानिया बनाए। उस दिन, जिस दिन ये वाक़या पेश आया, तो स्टूडियो में थे, तो डी चौक से काफ़ी दूर उस दिन मैंने बाद में फिर हामिद मीर साहब का वो देखा, जो उनकी बात थी कि लाइट्स बंद वहाँ करवा दी गई, वो बिल्कुल डी चौक था। हमारा जो स्टूडियो है ये ज़रा मुज़ाफ़ात में काफ़ी दूर है यहाँ से, वहाँ दूर दूसरा सेक्टर है, तो यहाँ जो है, लेकिन मैं जब यहाँ से बाहर निकला तो अंधेरा घुप था, रात को बिल्कुल अंधेरा, मैं बयान कर चुका हूँ पहले। तो यहाँ लाइट्स वो इतनी प्रोमिनेंट हो रही थी घुप अंधेरे में कि फिर हमने खुद बंद करवाई, लेकिन वहाँ पर
और वो इसीलिए अंधेरे में, क्योंकि चारों तरफ चूंकि अंधेरा, इतना अंधेरा था कि उसमें ये कुछ ऐसी जगमग जगमग रह गई, बिल्डिंग कौन सी है पता नहीं। तो हम निकले यहाँ से, और यहाँ से आंसू गैस, और अब उस दिन क्या हुआ रात को, अब उसकी रिपोर्ट, अब 100 बातें शहबाज शरीफ साहब गुस्सा 2 दिन से कर रहे हैं ना, ये उनकी तबीयत में है ही नहीं, इसका मतलब दबाव में, प्रेशर में। आज उनको याद आया कि कोरम में वो भाई आप वो नहीं गए ना, उन्होंने कहा बैरिस्टर साहब को भेजा है, यहाँ धरना हो रहा था। बड़ी खौफनाक उधर हमारा सिक्योरिटी क्राइसिस है, बहुत लोग शहीद हुए हैं उधर। सिक्योरिटी क्राइसिस बलूचिस्तान, सिक्योरिटी बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल पैदा हो रही है, जो हमारे ये कोरम के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, जो तमाम मुल्क के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, कभी कोई चाइनीज़ पे अटैक हो जाता है, कभी कोई सोशल अनरेस्ट है, कोई बाकी मामला। तो हमारे पुलिस के जो एहलकार शहीद हुए हैं, मैं उससे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इसको कहीं रोकना पड़ेगा, ये जो है ना, क्योंकि मैंने एक हमेशा ही मैं बात इनसे, और इतना शदीद रद्द-ए-अमल आता था सामने, जो मैं कहता था ये बात कि इमरान खान के बाद एक ब्लैक होल होगा, इमरान खान के बाद एक ब्लैक होल होगा, उसमें सब फंस जाएंगे, जो मर्जी कर लेंगे आप। एक बड़ी शख्सियत ने कहा कि उनके कमरे में छिपकलियां छोड़ दें, वो तो डर जाएगा। छिपकलियां भी छोड़ दी, ये मैं आपको बात बता रहा हूं। एक छिपकलियां भी छोड़ी, वो पता चला वो ये लेके ना, ये जो बर्तन होता है उसके ऊपर वो बंदा बॉलिंग की प्रैक्टिस करके छिपकलियां मारना शुरू कर दी उसने, ये रिपोर्ट आई। अब मुझे बताएं क्या करेंगे आप? कह रहे हैं इससे तो मेरी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त, देखो मैं क्या निशाना, वो लगा वो छिपकली मारी, दूसरी तीसरी। यार ये तो बंदा छिपकली से डर, ये तो प्रैक्टिस कर रहा है। ये उनसे मिलने गए एक साहब, तो उन्होंने मुझे बताया कि तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं यार, वो तो कहता है यार ये तो मेरी तो अभी तक ठीक है बॉलिंग। देखें, और आप किसी को, वो डायरेक्ट है ना, कारकुन खान ने क्या कहा है, खान ने क्या कहा, अब कोई बाहर आके बात कर, वैसे गौहर रहे, हटा दें आप उनको, किसी दूसरे को लें। और बयानिया आप देखें, उस दिन का बयानिया कुछ और है। तरीका क्या था कि भाई उस दिन आप एक अलाउ करते थे, एक कमेटी वहाँ जाती, वो मीडिया के लोग जाते, वो तो अब वो पुरसरारियत नहीं है, आगे पीछे, तो ये जो है इसको तमाम स्टेक हो, और ये खिंच गया बहुत ज़्यादा, बयानिया नहीं पॉलिटिकल बन पा रहा, वो हर चीज़ में आगे जो है। शहबाज शरीफ साहब भी दबाव में है ना, 1-2 दिन से नज़र आ रहे हैं ना दबाव में, इस तरह की टोन है नहीं, उससे में वो भी करे, वो करे, तहरीक इंतशार है, ये है, वो है, कार्रवाई की जाएगी, या बैन कर दें। ओ भाई, तहरीक इंसाफ को बैन करने से नहीं मामला हल होंगे। ये बात, ये मुराद अली शाह साहब ने क्या बात की आज, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला है ना सिंध में, मैं सिंध हुकूमत का बड़ा नकाद रहा हूँ, आज भी हूँ बहुत सारी इशूज़ पे, लेकिन बहुत सारी इशूज़ पे उनकी तारीफ भी करता हूँ। वो मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि ये देखिए ना, वो कुछ भी कर लें, एक पार्टी के अंदर से एक वो कर रही होती है ना पार्टी, एक लेगेसी लेके चल रही होती है, मतलब वहाँ कभी भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ कोई ज़बान इस्तेमाल नहीं होगी ही नहीं। मतलब वो जब भी बुशरा बीबी के बारे में बात करेंगे तो अचानक, एक लेगेसी है ना बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, नुसरत भुट्टो, कभी वो एक हद तक जाके खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे, उससे आगे एक महदूद से अंदाज में बात होगी, फिर फौरन एक नहीं जहन में बीबी आ जाएगी, रुकेगी, पीपल्स पार्टी झटका खा के पीछे हटेगी कि नहीं, से आगे नहीं। ख़वातीन, हर पार्टी अपनी लेगेसी लेके चल रही होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले पार्टी बैन हुई थी ना, भुट्टो साहब के दौर में पार्टी बैन हुई, फिर उसके बाद गवर्नर रूल भी हुआ, पीपल्स हर पार्टी देख चुकी है ना कि क्या चीज़ अच्छी थी क्या नहीं थी, क्या भुट्टो साहब के वक्त में गवर्नर रूल हुआ तो भाई हुकूमत टूटी, फिर क्या हुआ, पार्टियां बैन हुई, क्या कोई हल हुआ, नहीं हल हुआ। इसका हल जो है मुल्क हर गुजरते दिन के साथ, ठीक है, पार्टी बैन कर दें, इंटरनेट बंद कर दें, स्लो कर दें, एक्स को बंद कर दें, ये कर दें, नहीं, बैठ के बात करनी होगी सबको, सारे स्टेक होल्डर्स बैठें और बात करें। और रियासत कॉस्ट पे कर रही है, कॉस्ट इसकी कीमत होती है ना, हर चीज़ की कीमत है, वो कीमत सब पे कर रहे हैं, सब। और
एक तकलीफ है, एक बेचैनी है, एक परेशानी है, फिर कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब नैब का मुकदमा, फलां मुकदमा, ये बहुत लंबा टाइम है। ये मतलब 2 नवंबर, जनवरी तक क्या हो जाएगा? जब इतने अरसे में नहीं हुआ तो जनवरी से क्या होगा, क्या हो जाएगा जनवरी तक? नवाज शरीफ साहब, मैं फिर दोबारा बात कर रहा हूँ क्योंकि मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब पे दबाव आ रहा है, अब नवाज शरीफ साहब पे दबाव आ रहा है। एक वजीर जो है उनके बड़े करीबी, उनको हटाने की बात, मैं बाहर था उस वक्त अभी पिछले दिनों, तो वहाँ पर मैंने बाहर, जाहिर है आप एक ऐसी जगह जहाँ पे 73,000 दुनिया के 80,000 लोग एक कॉन्फ्रेंस में हो, और कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से मेरी जो नीश है वो तो बाहर के इंटरनेशनल अफेयर्स, वो अभी उस पर भी बात करता हूँ, और ऑन ग्राउंड, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ के, उस जगह के जाके देख के ज़रूर आता हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बीच में जब एक खिड़की में नज़र आ रहा होता हूँ, ठीक है ना, और वीडियो पे बात हो रही होती है तो स्टूडियो में सबको पता होता है कि मैं उससे बाहर हूँ, और लेकिन किसी न किसी ऐसी जगह पर, तो वहाँ पर एक दबाव था, तो मैंने खैर आके फिर चेक किया, मैंने कहा यकीनन यहाँ तक बात पहुँची होगी। एक वज़ीर को जो है वो, उन पे बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं आलमी बरादरी के, उनको अपनी ओहदे से हटाया जाए, और शहबाज शरीफ साहब को यकीनन इस बात का पता है या पता होना चाहिए, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है, लेकिन वो बस जज्बात में आके गुफ्तगू उन्होंने कुछ की है ऐसी जिसके नतीजे में मामला, जैसे खान साहब के हर दौर में नहीं होता कि कोई बात ऐसी कर दें, लेकिन ये जो है ये चूँकि बहुत ज़्यादा, तो वो एक बात हुई है। अब उधर अगर मामला तो इधर भी, अब वो ये होगा थोड़े दिनों में, प्रेशर है उसका, मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो एक सेंसिटिव मामला है, लेकिन इशू है, इशू खड़ा हो जाता है ना, क्योंकि जब आप बात करें, लेकिन यहाँ सादिक नहीं बोलते, मैं हमेशा बात करता हूँ ना, नाम लेता हूँ मैं कुछ लोगों के हमेशा, या साद रफीक साहब नहीं बोलते, कम बोलते हैं ना शख्सियत, तो वो कम, इवन तारिक फजल चौधरी हर टॉक शो में दूसरे बैठे होते हैं, कितने मोहतात गुफ्तगू होती है उनकी, वो कोई ऐसी बात नहीं करते जो कि बिल्कुल गले पड़ जाए। तो एक वजीर ने बात की, वो गले पड़ी हुई है, वो आज भी शायद डिस्कस हुई है। तो बात ये सारी कि इसका कोई हल निकले, अब वो ये होगा तरीके से उनको कोई आने वाले दिनों में, अभी फौरी नहीं, वो आगे पीछे, लेकिन बात हुई है आज। मैं वो सोच रहा था कि शायद वो खबर इस्लामाबाद तक, वो दबाव की खबर इस्लामाबाद पहुंची है उन वजीर को अपने ओहदे यानी जगह से हटाने की, तो वो पहुंची हुई है। अब उसको कोई रंग दिया जाएगा जैसा भी। शहबाज शरीफ साहब ने गालिबन, जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब पे करेंगे, अगर नवाज शरीफ साहब कहते नहीं है या किया जाएगा, लेकिन जब गुफ्तगू हो रही होती है ना, तो तलखी में सबका ही उसमें नुकसान हो रहा होता है, रियासत का भी। इशू ये है सारा कि देखें, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होने शुरू होते हैं, वो किसके बेहतर हो रहे हैं? सारे मुल्क के हो रहे हैं ना। ये अगर सड़कें बंद होती हैं, नुकसान किसको होता है? सबको होता है। अगर शेलिंग होती है, सबका नुकसान होता है। अगर जो है वो सोशल अनरेस्ट है, तो सबका नुकसान हो रहा है। अगर खारजा पॉलिसी आपकी इफेक्ट हो रही है, जिस पे फॉरेन ऑफिस बहुत लगा हुआ है, अभी तक मैंने आपसे कहा ना कि अब असर शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग, ये नहीं चलता ना इस तरह मैनमेड क्राइसिस के, यार क्या हो गया भाई आप। तो ये दो चीजें पैरेलल, एक तरफ आपको अच्छी चीजें भी नजर आ रही हैं। मैंने उस दिन कहा ना कि कीमत ऊपर जाके एक जगह रुकी है, तेजी से गई और ऊपर रुकी। मुझे नहीं पता औरंगजेब साहब ने कैसे उसको संभाला है, लेकिन कीमतें एक जगह रुक गई। अब महंगाई ऊपर नहीं हो रही, रोकी है। तो इसको अब, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप तहरीक इंसाफ, जो कि सबसे, यानी आप ये कह ही नहीं सकते किसी भी उससे कि ये वो सबसे बड़ी जमात नहीं है। अब जो मैंने कहा ना, लीडर्स को निकाल दें दरमियान में से, लीडर, ये अजीब एक उसमें हर जमात में जैसे होता है ना कि वो खान साहब के साथ डायरेक्टली उनका जो फॉलोअर है वो कनेक्टेड है, उसको परवाही नहीं दरमियान में कौन है। यानी वो कोई नहीं पूछता कि जी जिस बंदे से बात करो, खान साहब आएंगे, वापस नहीं आएंगे, अंदर क्या हो, अच्छा क्या हो, खान साहब। बाकी सारे आप 100,000 ग्रुप बना लें, नहीं। जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहब कहते हैं, बीबी
ये वैसी ही सूरत है, बिल्कुल वैसी है। तो मैं, या जैसे खुद नवाज शरीफ साहब, इसमें आप 100 पार्टियां बना लें, IPP अभी बनी थी किधर, अब एक पाकिस्तान, वो क्या थी, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान ऑलरेडी वो पहले ही वो 12 ठुस हो गया, और बाकी वो गवर्नर राज लग नहीं सकता, उसमें 18वीं तरमीम पड़ी है दरमियान में, दहशतगर्द करार दे देंगे पार्टी को, तो वो वाकई दहशतगर्द हो तो वो खान साहब पहले कहते मैं खतरनाक हो जाऊंगा वो पहले ही पार्टी ने ऐसी, मतलब नहीं चल पा रहा ना पॉलिटिकल सेटअप, ये अरेंजमेंट नहीं काउंटर कर पा रहा, ये इस अरेंजमेंट से नहीं चल रहा काम सारा। तो ये है कि इसको देखना पड़ेगा कि भाई अरसर नो जायज़ा लिया जाए। मैं अपनी बात पे 2 साल पहले भी वही बात थी, मैं इंटरनल पॉलिटिक्स पे कम बात करता हूँ। एक ब्लैक होल है खान साहब के बाद, उस ब्लैक होल से ये अरेंजमेंट नहीं निकाल सकता, और ये अरेंजमेंट आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिर वक़्त भी खो रहा है, और फिर जब वक़्त खो देगा ना अपनी, नहीं कर पाएगा, तो इस अरेंजमेंट को भी साइड पे कर दिया जाएगा कि भाई जाइए आपसे काम नहीं हो रहा। जैसे मैं एक इंपॉर्टेंट वजीर की बात कर रहा हूँ, वो बात हुई है आज, तो फिर ये होगा आपसे काम नहीं हो रहा, आपसे ना बयानिया बन रहा है, ना आपसे काम हो रहा है, आप कह रहे हैं कि उनको कोरों में जाने चाहिए, आपके लोग क्यों नहीं गए, मोहसिन नकवी तो चले गए। तो मोहसिन नकवी उस दिन जब ये हुआ ना वाक़या, तो था फिर यही खबर कि वो शायद मौसम ख़राब है, मोहसिन नकवी पहुँच जाते हैं, लेकिन बाकी लोग मोहसिन नकवी के बहुत सारी बातों पे आप इतराज़ कर सकते हैं, लेकिन उस मोहसिन नकवी के जाने का इरादा था उस दिन। ये अरेंजमेंट, ये घूम रहे हैं सारे शहर, आज वो कह रहे हैं कि जी तो पहुँचे क्यों नहीं, आप क्यों नहीं पहुँचे हो भाई। अब ये जो है ना, ये एक ऐसा मसला है जिसमें शायद खान अब्बासी कह रहे हैं कि इतनी उस दिन कैजुअलिटीज़ हुई हैं, महमूद खान अशरफी के, इसका कोई बैठ के हल ढूंढना होगा, इस तरह मामला हल नहीं होंगे। बुशरा बीबी हैं, बुशरा बीबी को लोग खान साहब की वजह से उनकी बहुत इज्जत करते हैं, पहले खान साहब आते हैं दिल में, और तो मैंने कहा ना कि एक लोगों के जहन में जो है, आप जो भी कहें खान साहब का, अब वो खान साहब डिस्कनेक्ट हुए हुए, तो ये तो मसले का हल नहीं है, वकील नहीं मिले। नवाज शरीफ साहब आगे बढ़े और एक महमूद खान अचकज़ई साहब आगे बढ़े। इस्टेब्लिशमेंट, वो जो बात हुई थी कि जी सियासी जमातें आपस में बात करें, वो कह रहे हैं खान साहब किसी से बात नहीं करते। खान साहब ने नहीं बात, खान साहब को आप क्या वो बाहर आके उनसे कहें ना कि जाती उम्र पहुँच जाए खान साहब, इस वक्त खान साहब अंडर अरेस्ट हैं, मियाँ साहब जाके मिल लें। इसको देखें ना, वो उनके लोग मिले हैं ना आके, इन हालात के बावजूद मौलाना साहब से मुलाकात हुई है ना, अचकज़ई साहब से मिले हैं ना जाके। भाई मसला ये है सारा कि वो टॉन्ट करने से, गालियाँ देने से, इससे उससे जो है वो नहीं, ये तो बैठने को तैयार नहीं था। ओ भाई वो अरेस्ट हैं, कहाँ बैठेगा आपके साथ, तो वकील नहीं मिल रहे उसके, मिल पा रहे। महमूद ये अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लचक दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब से चला ना राब्ता, हुई ना बात, अचकज़ई साहब हैं ना। तो भाई सवाल ये है कि बाकी, तो ये इस वक्त हुकूमत किसकी है? इस वक्त हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो नवाज की हुकूमत है। आपको पता है जब ये धरना ख़त्म हो गया, मैं बस वो करके, जब ये धरना ख़त्म हो गया, ये जरदारी साहब के दौर का 2013 वाला धरना, कादरी साहब ने आके क्या कुछ यहाँ पे जुमले अगर याद हो, उसके कुछ अरसे के बाद आपको पता है क्या हुआ? खामोशी के साथ, इंतहाई खामोशी से, वो ज़्यादा खबर भी नहीं आई, जरदारी साहब ताहिरुल कादरी साहब के घर पहुंच गए। इस पूरे वाक़े के बाद जरदारी साहब ताहिरुल कादरी साहब के घर पहुंच गए लाहौर में, और कादरी साहब को बताया गया कि जरदारी साहब आ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जरदारी साहब घर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चाय शाय पीते हैं, आप खाने का अरेंजमेंट कर लें, मैं लेकर आ जाता हूँ। तो ताहिरुल कादरी साहब के घर पहुंच गए वो। ये खबर उस वक्त फ्लैश ही नहीं हुई ज़्यादा, क्योंकि 2013 के इलेक्शन। इशू ये है कि जो हुकूमत में है ना, सियासी पॉलिटिकल, उसको थोड़ा सा इस वक्त पीछे हटके और ये इस ग्रिड लॉक से निकालना होगा। अच्छा जी, अब आ जाएं आप कि ये तो थोड़ा सा मैंने जो तबसरा किया ना, खिंच गया, बहुत खिंच गया और नुकसान होता जा रहा है मुल्क का, सबका नुकसान हो रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुन उधर वो, रियासत का उस पर करे।
शहादतें, कभी सड़कें बंद हो जाती हैं, कभी अच्छा नहीं हो रहा सिलसिला। तो जो हुकूमत में लोग हैं वो जाके बात करें, प्रोलॉन्ग हो गया बहुत, इसको अगर आप और खींचेंगे तो और सबका हमारा सबका नुकसान होगा। हम सब इसने इस मुल्क में रहना है, इकट्ठे रहना है, इसको आगे लेके चलना है और अपनी अनाओं के हौल से निकलें और सब, और मियाँ साहब इसमें कदम बढ़ाएं। अब मियाँ साहब आपके ख्याल से एंजॉय कर रहे होंगे, तो अजीब सूरत हाल बनी है, खिचड़ी पकी हुई है। तो इस वक्त जो है वो मियाँ साहब आगे बढ़े और शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़े, इस तनाव को ख़त्म करें, कोई रास्ता निकालें। जरदारी साहब अगर कादरी साहब के घर पहुँच के रास्ता निकाल सकते हैं, 2013 के इलेक्शन से पहले नहीं सारे पहुंच गए थे कादरी साहब के कंटेनर में, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इसका रास्ता निकालें, इसको इससे में से निकलें, इसकी जाओ से। लेकिन यह है कि दहशतगर्द बना दें या गद्दार बना दें, कुछ बना दें, ये मसला नहीं हल होगा। ये तो मसले को हल करना जरूरी है। सूबे में गवर्नर राज लगा दें, जो भी कर दें, तो क्या होगा, वो और ख़राबी आएगी ना। एक जो स्टेबिलिटी होती है पॉलिटिकल, वो जब तक नहीं आती तो आपका माशी इस पर काम नहीं आएगा और मुल्क का तासुर भी अच्छा नहीं। और इसी दरमियान हार्ड को टेररिज्म और शहादतें हो रही हैं हमारी जवानों की, बाकी सबकी। तो ये पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म करें। अब वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं कि जंग फैल गई है, मामला इस हद तक ख़राब है हमारे आसपास इर्द गिर्द। मैं बार बार बात कहता हूँ कि ये हम मैनमेड क्राइसिस से जितनी जल्दी जान छुड़ा के निकलें हम आगे बतौर पाकिस्तानी, उतना बेहतर है, वरना हम बहुत उलझ जाएंगे बहुत सारे मामला। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि बैठकर बातचीत करना होगी तमाम सियासतदानों को? सबको बात करनी होगी, सबका मुल्क है। एक इकोनॉमी आप करते हैं तो सिक्योरिटी क्राइसिस, सिक्योरिटी करते हैं तो स्टॉक उठता है, तो उधर से मतलब सारा एग्जॉस्ट हो गए हैं, पुलिस, लोग, पब्लिक, बिल्कुल इसको रोक दो। सख्त कार्रवाइयाँ होंगी, नैब की टीम पहुँच गई, इसको यहाँ पर सब जो करना है करें। ये जहन में रखें कि खिंच गया बहुत ज़्यादा खिंच गया, बयानिया नहीं बन रहा। तो उस बयानिया नहीं बन रहा, इसमें लूज लूज वाला गेम है, इसमें विन विन कुछ भी नहीं हो रहा, मुल्क का नुकसान हो रहा। बैठ के अभी शहादतें, ये कभी कुछ, कभी एक दिन स्टॉक गिरती है, फिर उठ जाती है, फिर ये मतलब इसको स्टेबल करें। और बाहर से प्रेशर आना शुरू हो गए हैं और लोग बातें कर रहे हैं, मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब इसमें यह है कि और ख़िते में देखें ना, आप हालात देखें। अब वो यहाँ से जो बेलारूस के सदर गए, कितना इंपॉर्टेंट दौरा था, जो मैंने बताया बाद में कि वो दौरा कितना इंपॉर्टेंट था कि वो यहाँ से CSTO के इजलास में गए। CSTO जो है वो रशिया का एक, आप समझ लें कि उनका नेटो है, इस तरह समझ लें आप, क्योंकि इकोनॉमी का तो नहीं है, उनके एक सिक्योरिटी का ब्लॉक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें बेलारूस, वही आए हुए थे। सिक्योरिटी का इशू था उनका, बीच में ये सारे मामला चले। तो उसके साथ ही जो दूसरा मामला है वो देखें, ये खत्ते में, ये इलाके में जंग फैल रही है और ये जंग आगे जाके किस रुख पे जाती है हम नहीं जानते। ये कोई बड़ी जंग की रुख इख्तियार करता है, कोई प्रॉक्सी शुरू। अब देखें आज वो प्रॉपर बशार उल असद की जो हुकूमत है उसकी वो डिस्टेबलाइज हो गई दोबारा। हालांकि वो बशार उल असद जो बिल्कुल स्टेबल थे और वो आए थे वहाँ पे, यानी अरब लीग का मेंबर, और खाना जंगी ख़त्म और सारा, टर्की के साथ भी ताल्लुकात अच्छे, सबके साथ वापसी। वहाँ पर वो फिर जनाब जो है उनके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उन्होंने असॉल्ट किया हुआ है सीरिया में। वो इंटरनली लड़ाई शुरू हो गई दोबारा। पीछे कौन है, क्या सपोर्ट कर रहा है, क्या, वो किस्सा भी सामने आएगा। लेकिन इस मरहले पे वो सीरिया के अंदर इंटरनल दोबारा यानी खाना जंगी शुरू हो गई शाम के अंदर। और जो बरतानिया के जो सिक्योरिटी चीफ हैं, यानी एक सिक्योरिटी के चीफ, MI6 के जो चीफ हैं, इनकी जो सिक्योरिटी सर्विस है ना, 1909 में ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी ना। MI5 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 5 जिसको MI5 कहते हैं, और मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 जिसको MI6 कहते हैं। MI6 देखती है बाहर के मामला, हर को पता है, और MI5 देखती है इंटरनल मामला। तो MI6 के जो सरबराह हैं रिचर्ड मोर, अच्छा 1994 तक बरतानिया कहता था कोई MI6 नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। और MI6 दुनिया में वैसे मशहूर भी बहुत है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। बहरहाल रिचर्ड मोर जो उनके सरबराह हैं, उन्होंने भी आज ये बात की है कि रशिया सबोटाज करना चाह रहा है तमाम यूरोप में सबोटाज करने जा रहा है। और वही बात जो ये कि क्या सबोटाज, आज पहले भी सबोटाज होता था, लेकिन ये जब से हाइब्रिड और इसमें साइबर भी आ गया है, अब ये सारा क्या इस किस्म के अटैक्स या आर्टिकल 5 को रिवोक कर सकते हैं, नहीं,
तो ये एक सवाल आज उठाया है MI6 के सरबराह ने। MI5 के सरबराह भी 1-2 महीने पहले ही बात कर चुके हैं कि रशिया जो है वो तमाम, MI5 जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है, तो वो ही कह चुके हैं कि रशिया जो है ये बरतानिया में और सब सारे यूरोप के अंदर सबोटाज की कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं। एक चंद लम्हात निकाल के मैं MI6 की बात करता हूँ। MI6 को दुनिया में लोग उसके एक एजेंट की वजह से पहचानते हैं। उसका एक एजेंट MI6 का दुनिया में बड़ा मशहूर है, और उसका जो कैरेक्टर है वो एक नावल जो इयन फ्लेमिंग के नॉवेल्स थे, तो इयन फ्लेमिंग जब कैरिबियन में जाते थे तो कैरिबियन में जाके वो वहाँ उनका एक दोस्त था जो परिंदों के का मुताला कर रहा था, तो उसको बर्ड गाय कहते हैं, बर्ड्स गाय, यानी वो परिंदों वगैरह का। उससे इंस्पायर होके तो इयन फ्लेमिंग ने वो अपने नावल में एक फर्जी किरदार 60 की दिहाई में, और उस किरदार का नाम जो है वो है जेम्स बॉन्ड। तो जेम्स बॉन्ड जो है वो जो बर्ड्स ऑफ ये कैरिबियन सी की, वेस्ट इंडीज़ की बर्ड्स के ऊपर, ये जेम्स बॉन्ड एक राइटर थे, अमेरिकन राइटर थे, ये इनकी किताबें हैं, और ये जो है इनके नाम को फिर जो है वो इस्तेमाल करके, और इनके नाम से फिर वो जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर बना जो कि 007 MI6। और ये जो है ये इनका 1989 में इनका इंतकाल हुआ। थोड़ी सी बात करके हटते हैं, और ये उस ज़माने का, मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स यहाँ कोट करता हूँ, ये 6 स्लाइड है। इन 1989 जेम्स बॉन्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट 89 फ्लेमिंग अडॉप्टिंग नेम फॉर, इनकी डेथ जब हुई तो उस वक्त ये जो है ये उस वक्त उनका सारा आया। और 1962 में अगर चले जाएं, 1962 में, तो उस वक्त ये जब आए, न्यूयॉर्क आए वहाँ से कैरिबियन से, तो उस वक्त न्यूयॉर्कर मैगजीन ने 5th स्लाइड अगर हम दिखाएं, जेम्स बॉन्ड कम्स टू न्यूयॉर्क तो वो जो है उस ज़माने में ये 13 अप्रैल 1962 का, द ऑथर इयन फ्लेमिंग स्पेंड अ वीकेंड इन द सिटी टू सी पब्लिश्ड सॉर्टेड जमीका से आए थे और लंदन होम में। तो बार एनीवे, तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम जेम्स बॉन्ड था, और उनसे ये कैरेक्टर बना। एनीवे, तो इससे MI6 मशहूर हो गए। अब MI6 के सरबराह ने कहा है कि सेबोटाज जो है वो भी क्या आर्टिकल 5 को रिवोक करता है नेटो के। ये बात इंटरेस्टिंग। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये कि रशिया जो है उसके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इस पूरे सूरत में, वो नॉर्थ कोरिया पहुंच गए। नॉर्थ कोरिया का उन्होंने दौरा किया, ज़बरदस्त उनकी मुलाकातें हुई हैं, और उन्होंने कहा है कि हम जो है वो नॉर्थ कोरिया और रशिया की जो दोस्ती है वो अब नए मराहिल की तरफ जाएगी, बहुत आगे जाएंगे नॉर्थ कोरिया और रशिया। और चाइना की तरफ से कहा गया है कि ये दो मुल्कों का आपस का ताल्लुक है, हम इसमें मतलब रशिया और नॉर्थ कोरिया जो है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बात हो रही है कि चाइना इसमें कुछ करे, उन्होंने कहा दो मुल्कों का आपस का मामला है। शी जिनपिंग जब अभी गए थे ना G20 और ब्राज़ील में, तो एक बात उस दिन मिस हो गई थी, रास्ते में वो मोरक्को रुके थे। इसमें बाद में बात करूँगा, वो मोरक्को रुके थे शी जिनपिंग। अब उसका उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या ताल्लुक है, उसे लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शी जिनपिंग बीजिंग आते हुए यानी ब्राज़ील में G20 और उससे पहले जो एपेक की समिट हुई थी तो वो वहाँ रुके थे। अच्छा, अब ये है कि दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि जो रशिया है उसने और चाइना ने जो बड़ा ज़बरदस्त उनका लेटेस्ट बॉमर्स हैं चाइना के S6 बॉमर्स, तो उनके साथ आज पहली दफ़ा PLA ने और रशिया ने सी ऑफ जापान पे उन्होंने एक्सरसाइजेस की हैं मुश्तरका। और अगर हम ये देखें S6 बॉमर को, तो इसकी बहुत सारी, मैं इस वक्त टेक्निकल की डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये उनके लेटेस्ट जो XC बॉमर्स हैं, ये उनके लेटेस्ट बॉमर्स हैं। और ये पहली दफ़ा आज अगर मैं ग्लोबल टाइम्स को फॉलो करूं तो ये जो है ये
26 स्लाइड अगर मैं दिखाऊं ग्लोबल टाइम्स की, तो पीएलए का जो एयरफोर्स H-6N बॉम्बर्स हैं, ये इन्होंने क्रूज डेब्यू किया है 9th चाइना रशिया जॉइंट स्ट्रेटेजिक एयर पेट्रोल ओवर सी ऑफ जापान। अच्छा, ये जहन में रखें आप बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का डेलीगेशन जापान पहुंच गया, जापान पहुंचे हुए हैं। अच्छा, और जापानीज जो जापान थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर रहा है आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल चाइना और रशिया के अगेंस्ट इस वक्त जापान, मतलब एक धीमा धीमा सा लहजा जापान ने इख्तियार किया है। उसमें बाद में बात करूंगा कि क्या उनकी पॉस्चरिंग क्या चल रही है। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये अच्छा, हयात तहरीर शाम है उस पार्टी का नाम, तंजीम जो उठी है बशार अल असद के अगेंस्ट। लेकिन चाइना रशिया पेट्रोलिंग हो रही है, उधर नॉर्थ कोरिया पहुंचे हुए हैं। चाइना रशिया के डिफेंस मिनिस्टर चाइना कह रहे हैं कि ये आपस में इनका ताल्लुक है रशिया का। और यूरोप जो है, यहाँ पे यूरोप की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें रशिया ने आज ये इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन ने कहा था कि रशिया 3 हिस्सों में तोड़ना चाह रहा है यूक्रेन को। रशिया 3 हिस्सों में, हमने डिस्कस भी किया था, 3 हिस्सों में तोड़ना चाह रहा है। एक जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हो जाएगी, एक जो दरमियान में वो प्रो रशियन स्टेट बन जाएगी, और एक जो है वो रशिया की टेरिटरी ऑलरेडी जा चुकी है क्रीमिया वगैरह के इलाके दोनबास के। लेकिन जो रशिया है, उनकी इंटेलिजेंस ने आज ये रिपोर्ट दी है कि जो 10,000 पीस कीपर्स की बात चल रही है नेटो ममालिक में कि पीस कीपर्स 10,000 भेजे जाएं यूक्रेन में, तो यूक्रेन को 4 हिस्सों में बांटने का प्लान है। ये रशिया ने इल्जाम लगाया है, और रशियन इंटेलिजेंस की एक पूरी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी, वो रशियन लैंग्वेज, उसको अगर आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश में और फिर उसको पढ़ें, उसको डिटेल बहुत लंबी है वो, उनके टेलीग्राम चैनल्स पे और बाकी जगहों पे, तो उसको बहुत, तो उसका जो मुख्तसर बात है वो ये है, उसमें वो जो रशिया कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो 10,000 पीस कीपर्स भेजने की बात हो रही है, अंधेरा घुप है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है तकरीबन यूक्रेन का। वो ये कह रहे हैं कि जी ये 4 हिस्से इस तरह से बनेंगे कि अगर यूक्रेन का हम नक्शा देखें, वो कह रहे हैं कि रोमानिया जो है उसको कहा गया है कि ये आपने जो ब्लैक सी का जो कोस्टल एरिया है वो आपको मिल जाएगा। जो ब्लैक सी का नीचे कोस्टल एरिया, बिल्कुल रोमानिया को देखें ना, तो नीचे उस दिन भी हमने रोमानिया की ज्योग्राफी डिस्कस की थी कि लैंडलॉक नहीं है रोमानिया, और रोमानिया जो है ये उसके साथ ही ब्लैक सी का, तो ये इलाका जो है यूक्रेन का, वो इलाका जो रोमानिया के पास है, एक हिस्सा उसको मिल जाएगा। दूसरा जो पोलैंड के पास है, मगरबी यूक्रेन का हिस्सा, वो मिल जाएगा। वो देखें ना, वेस्ट में है ना, वो एक हिस्सा पोलैंड ले जाएगा, एक रोमानिया ले जाएगा। एक जो जर्मनी है वो ये रशिया का इल्ज़ाम है कि जर्मनी जो है वो सेंट्रल और ईस्टर्न यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, और बरतानिया जो है वो उसके मगरबी हिस्से और कीव के ऊपर बैठ जाएगा आके। ये पीस कीपर जो 10,000 आ रहे हैं, रशिया का कहना है कि ये होंगे, और ये लेजिटिमेट टारगेट्स हैं हमारे सारे, क्योंकि हमारा फटा पड़ा चल रहा है यूक्रेन से। कीव के ऊपर जो है आज प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि अब हम कीव को टारगेट करने जा रहे हैं। अभी तक कीव के ऊपर सच कैपिटल के ऊपर टारगेट नहीं हुए, उनके जो मिसाइल्स हैं नए, कह रहे हैं कि अब हम कीव को टारगेट करने जा रहे हैं। देखना, कीव में सारे ये रहनुमा जाते थे, सायरन बज रहे हैं, कभी प्रेसिडेंट बाइडेन गए, कभी दूसरे मुल्कों के लोग सारे कीव जाते रहे, तो उस वक्त ये होता था सायरन वायरन बज रहे हैं, लेकिन कीव दारुल हुकूमत पे अभी तक। अब पुतिन दारुल हुकूमत को अटैक करने का कह रहे हैं कि मैं दारुल हुकूमत को भेंट करूंगा। साथ ही जो है वो एक फ्रेजाइल सा, एक बहुत ही धीमा सा, जिसमें गजा पे भी बॉम्बिंग जारी है मुसलसल, और उधर जो है वो हिजबुल्लाह जो है वो उधर से इसराइल कह रहा है कि इन्होंने बॉम्बिंग की है, उधर से ये जवाब दे रहे हैं, उधर से हिजबुल्लाह किसी किस्म के अपने हथियार नहीं फेंकेगी, कागज़ पे वो मुआहदा वजह से साइन हो जाए, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। वो अभी तक सीज़ फायर मौजूद है, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और मैं ये समझता हूँ, आई मे बी कि ये शायद नहीं हो पाएगा सीज़ फायर हिजबुल्लाह और इसराइल का, जब तक की इशू क्या है, एक की इशू होता है ना, एक बुनियादी इशू होता है। वो बुनियादी इशू जो है वो है गजा और फ़लस्तीन।
अब इसमें ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ज़बरदस्त, क्रिकेट, फिल्म्स, कल्चर, पीपल टू पीपल, आगे सारा कुछ, सब कुछ सारा ठीक हो जाए मामला। कश्मीर अपनी जगह मौजूद है, मतलब एक बुनियादी इशू है ना, जो कि जब तक उसका तस्वीर किसी सूरत में नहीं होता, अक़वाम मुत्तहिदा कराए, कोई दोनों मुल्क आपस में बैठें, कश्मीर साथ के जो क़यादत है, जब तक अक़वाम मुत्तहिदा जब तक वो मौजूद है ना अपनी जगह, तो सियासिन पे भी फौजी मौजूद हैं, इस कश्मीर LOC जो बुनियादी इशू अपनी जगह मौजूद रहे ना, तो सारे इश्यूज़ को आप संभालते रहें, ठीक कर लें, तिजारत कर लें, ये हो गया, बहुत अच्छा होगा। कश्मीर को क्या करना है भाई? तो वो अपनी जगह इशू, अपनी जगह की इशू गज़ा है इस वक्त, फ़लस्तीनी इशू है कि क्या फ़लस्तीनियों के साथ क्या होगा। इसी पे अरब लीग बनी थी, इसी को OIC बनी, यही इशू है वो सारा। तो वो इशू अगर अपनी जगह रिजॉल्व नहीं होता, तो जॉर्डन के लिए, टर्की के लिए, अरब ममालिक के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के, यूरोप, अमेरिका, हर जगह कि इस कत्ले आम को ख़त्म कैसे करना। मैं कह रहा हूँ ना, इससे ख़ास जगह भी चीज़ें रुक जाए ना, वो बढ़ती जाए, उस वक्त हो जाता ना, ये शुरू में कोई मामला हमास ने किया था, जो 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 ख़त्म इसको करते थे ना, ये हो जाता ख़त्म। अब वो ख़त्म कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि इसको उलझन ये बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान में। इसको यहाँ अगर साल पहले इस कशीदगी को कम कर देता और अच्छा होता। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, पता नहीं कितने, इसको आप 2 साल और खींच लें तो क्या मामला हल हो जाएगा पाकिस्तान में? ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं हल होगा, बैठ के हल करना पड़ेगा। ये अरेंजमेंट में पार्टियां भी खुद भी वो अजीब सा है ना, पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं गवर्नर रूल लगेगा, और वो कह रहे लगे 18वीं तरमीम सदर भी लगा देते हैं। अगर एक तो उनकी असेंबली से चाहिए होगी आपको 18वीं तरमीम के बाद कि असेंबली सूबाई असेंबली ओके करे, वो क्यों करेगी? फिर वो वज़ीर आला कहें गवर्नर से, वो क्यों कहेंगे? और फिर सदर भी इमरजेंसी लगा दें तो वो भी इतने दिनों में असेंबली से मंजूर होना होगा, तो वो गवर्नर रूल वाला भी। तो ये इसको मेरा ख्याल है कि तलखियाँ ख़त्म करवा के हमें आगे देखना चाहिए। ये बुनियादी इश्यूज़ हमारी जाने जा रही हैं, शहरी भी शहीद हो रहे हैं, उधर से सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो रही हैं, उधर से हमारी इकॉनमी ऊपर उठती है। मैं औरंगजेब साहब की तारीफ़ करता हूँ, उन्होंने उठाया ना इशू को, ये लेकिन ये ऐसे कैसे चलेगा कि उधर से पता चलता है कि साथ ही वो इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, जो टेक की दुनिया है, वो टेक, इंटरनेट बंद हो गया, एक्स बंद हो गया, फिर खुल गया, फिर VPN। तो मतलब इसको एक जगह पर रिजॉल्व करके बैठ के रिजॉल्व करें। 20 साल भी लग जाएंगे, 10 साल, और खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आ जाए दरमियान में, मज़ीद कोई सानिया, कोई वाक़या, तो और हालात और ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। खान साहब तक मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब की गवर्नमेंट है, मियाँ साहब आगे बढ़े। मैं बार बार बात कहता हूँ, जरदारी साहब अगर कादरी साहब के घर पहुँच सकते हैं तो मियाँ साहब बात क्यों नहीं कर सकते? मियाँ साहब पहले भी तो बात मियाँ साहब ने की थी ना खान साहब से, छोड़ दे, होता है, चलती है बातें। वो खान साहब ने 100 बातें क्या मौलाना साहब के बारे में नहीं, कि मौलाना साहब के साथ बातचीत चलते हैं रास्ते। अभी ये वो बैठने को तैयार नहीं, भाई वो जेल में बंद है इस वक्त। मौलाना साहब से जेल के थ्रू, जेल में मौजूदगी में रब्ता हुआ ना, तो मेरे ख्याल से मियाँ साहब इसको आगे बढ़ें, शहबाज शरीफ साहब बढ़ें, बाकी लोग बढ़ें, सियासी क़यादत इस मामले को हल करे, ना इसको अदालतों में लेके जाएं, ना इसको इस्टेब्लिशमेंट, उनके और इस्टेब्लिशमेंट के बेशुमार इशूज़ मुल्क में है। ये सिक्योरिटी फाइनेंस इशूज़ कम है कोई, तो उसमें सिक्योरिटी पुलिस वाले आगे पीछे, वो अजीब सा लगता है सारा। तो इसको एक बिल्कुल नॉर्मलाइज करें, मैन मेड क्राइसिस, आगे बढ़ें और निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला से। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे इसमें रस्म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।